अरवा हमारे साथ हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 150 रुपये के आसपास हम देख रहे थे कि एक बेस बना रहा था सीएससी का शेयर। आज बड़ा मूव, पावरफुल मूव हम कहेंगे। सीएससी क्या यहां से और बड़ी तेजी दिखाने के लिए तैयार है? कैसे लग रहे हैं इसके फंडामेंटल्स आपको? गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, फंडामेंटली एक्चुअली कंपनी बढ़िया है। इनफैक्ट ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप से आ रही है और ज्यादातर उनके जो ग्रुप कंपनीज के स्टॉक्स है वो फिलहाल बहुत अच्छे कर रहे हैं। और अगर इसका भी वैल्यूएशन देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेजरली वेस्ट बंगाल और कलकत्ता साइड की कंपनी है ये, वहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनीज है, सीईसी टाइप्स या फिर आप ले लो, मतलब उसके जो भी मुकाबले है, आई थिंक ओवरऑल ठीक लग रही है। करीबन 16-17 की पी पे ये चल रहा है। और आगे चल के जो पावर थेफ्ट में कटौती आ रही है बिकॉज ऑफ वेरियस मेजर्स, ये इस कंपनी के लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो इस वैल्यूएशन पे भी कॉस्टली नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि और ऊपर जा सकता है। ठीक है, वैल्यूएशन अभी भी इसके ठीक है और ऊपर जाने की संभावना है सीएससी के शेयर में। ज़रा फिर से टेलीकॉम पर लौटते हैं और एक अपडेट ये है कि 2 दिन में 7 दौर की बोली हुई है 5G स्पेक्ट्रम के लिए। नीलामी ख़त्म हो गई है और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। सुमित, बताइए किस तरह का रिस्पांस मिला है, किसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? लगभग 7 राउंड चलने के बाद स्पेक्ट्रम की नीलामी आज सुबह ही खत्म हुई। ये एक दिन से थोड़ी ज्यादा ही चली। कल सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और आज भी 7 राउंड के बाद सरकार को लगभग 11,300 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10.5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ऑफर पे था और कुल मिलाकर 96,000 करोड़ रुपए से ऊपर की ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुई थी। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है कि वो उन्हीं जगह पे स्पेक्ट्रम बिड कर रहे हैं जहां पर उनके परमिट्स इस साल खत्म हो रहे हैं। इसकी स्पेक्ट्रम की कम डिमांड इसलिए भी रही कि बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं है और दूसरा जो पहले की मौजूद कंपनियां हैं उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा नहीं रही। पिछली बार की बात करें तो 2022 में लगभग 1,500 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी और उसमें रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा 88,000 करोड़ की स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी के लिए बोली लगाई थी। 2021 में 4G स्पेक्ट्रम भी इससे ज्यादा थी, अभी लगभग 96,000 करोड़ की है। सब मिला के कह सकते हैं कि म्यूटेड डिमांड, मतलब कम डिमांड के चलते स्पेक्ट्रम नीलामी बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और 7 राउंड के बाद लगभग 11,300 करोड़ रुपए ही सरकार को इससे मिल पाए। ठीक है, तो जितनी उम्मीद थी उससे काफ़ी कम, मतलब बहुत ही सुस्त रिस्पांस हम कहेंगे 5G स्पेक्ट्रम के लिए। भारतीय एयरटेल ने सबसे ज़्यादा इसमें बोली लगाई है। विवेक जी, अगर हम जैसा कि सुमित ने बताया कि 5G स्पेक्ट्रम में हालांकि उम्मीद से काफ़ी कम बोली लगी, लेकिन भारतीय एयरटेल ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। भारतीय एयरटेल साल की शुरुआत की थी, शेयर ने 1,000 रुपये के आसपास का भाव था, अगर आप 6 महीने का चार्ट दिखा पाएँ तो, और अब ये 1,500 रुपये के आसपास आ गया है और ये तब हुआ है जबकि अभी टैरिफ रिवीजन हुआ नहीं है, कंपनियों ने पैसे बढ़ाए नहीं हैं मोबाइल टैरिफ के। आपको लगता है कि ये 1,500 वाला अब 2,000 रुपये की तरफ बढ़ जाएगा अगर कुछ पॉजिटिव खबरें अगर आ गई तो? और इस लेवल पर आपको वैल्यूएशन किस तरह का लग रहा है शेयर का? दो चार बातें अभिषेक, एक एक करके बताता हूं मैं। तो देखिए, पहली चीज, जो ये 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी है उसका ये बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। उसका इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ज्यादातर ये कंपनीज क्या करने वाली है कि 4G का उपयोग करके या फिर उसको सरेंडर करके ये लोग 5G की ओर जाएंगे ताकि पैसा भी बचे। क्योंकि 5G में वापस आपको जो शेल आउट करना पड़ेगा कंपनीज को वो बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा, तो इसके लिए तो वो थोड़ा रीबैलेंसिंग ये लोग करेंगे। अब उदाहरण के लिए लेता हूं मैं, भारतीय एयरटेल में आज कितने कस्टमर्स हैं? करीबन सब्सक्राइबर्स आपको रहेंगे 55 करोड़ से लेके 60 करोड़ का कस्टमर बेस है। देखिए, आप आज अगर रिचार्ज करने जाते हो कोई भी एक पैकेज, तो आपको 30 दिन का पैकेज मिलता है क्या? नहीं मिलता है। क्यों? इन्होंने 30 दिन को कर दिया है 28 दिन। तो आप अगर कोई भी मंथली पैकेज लेने जाओगे तो आपको 28 दिन का ही मिलेगा। अब जनरली क्या होता है कि एफएमसीजी के जैसे ही ये टेलीकॉम भी काम कर रहे हैं कि आप दाम मत बढ़ाओ, दाम वही रखो लेकिन पैकेट छोटा कर दो। अब ये हो सकता है आगे चल के 28 का अगर 26 करे
तो समझ लो कि आपको फर्क पड़ गया करीबन 10 रुपए का भी अगर फर्क पड़ता है, उदाहरण के लिए कंपनी के पास आज 55 करोड़ सब्सक्राइबर है, 55 करोड़ इंटू 10 ऑन द एवरेज, तो कितना बड़ा एक जंप अप देख सकते हैं ये। मतलब बहुत बाजार अभी तक पूरा फैक्टर इन नहीं कर रहा है, और ये सारी कंपनीज इसी के कारण अभी अच्छा कर रही है, परफॉर्म अच्छा कर रही है। तो ये जो टैरिफ हाइक है ये होना बहुत जरूरी है अभी, और इनफैक्ट ओवर ड्यू है। जो टेलीकॉम प्राइसेस है और इंटरनेट प्राइसेस है दुनिया भर में, इंडिया में सबसे सस्ते हैं आज के दिन। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर अगर 10 रुपए भी मतलब टैरिफ में बढ़ोतरी करते हो, तो जो बॉटम लाइन इम्पैक्ट है बैलेंस शीट में वो बहुत बड़ा आपको दिखते हुए दिखेगा। तो इसके लिए अब हाँ, रिलायंस तो लिस्टेड है नहीं, जियो लिस्टेड है नहीं, तो रिलायंस के थ्रू आपको प्ले करना रहेगा। लेकिन भारतीय और वोडाफोन इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी आगे चल के भी रहने वाला है। तो मैं कोई सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर टैरिफ हाइक होता है और ये स्टॉक आपको 1800 से लेके 2000 तक दिखा देता है। तो ये नज़रिया फ़िलहाल जो है टेलीकॉम स्पेस पे आ रहा है और शानदार तेज़ी सभी काउंटर्स में हम फ़िलहाल देख रहे हैं। जतिन, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज विवेक, जितने भी सीमेंट काउंटर्स हैं उनमें भी काफ़ी जोश है, क्या कुछ चल रहा है सीमेंट स्पेस में, आपको कुछ आइडिया हो तो? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉनसून भी है, मॉनसून में बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं रहती है, पर इन द लॉन्ग रन जिस तरीके से कंपनी के केपेक्स है, जो कंसोलिडेशन हो रहा है सेक्टर में, और साथ ही साथ अगर जो प्राइस हाइक होता है तो उस पे क्या कुछ आपका व्यू है? क्योंकि आप साउथ इंडिया में ऐसी जगह से हैं जहां आसपास बहुत सारी कंपनीज हैं, तो क्या कुछ अपडेट है, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स है तो वो भी हमसे शेयर करिए। देखिए, जब आप साउथ इंडिया की बात करते हो तो अचानक ध्यान आया कि आज इंडिया सीमेंट कुछ देर पहले अपर सर्किट में चल रहा था। तो ये हालत है आज के दिन सीमेंट की। देखिए, एक दो चीजें हैं। मॉनसून के समय जनरली डिमांड कम रहती है, क्योंकि ऑब्वियस है उस समय आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लोएस्ट एक्टिव रहता है, लेकिन बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, प्रेजेंट को नहीं करता है। तो इसके लिए बाजार देख रहा है कि मॉनसून अब तक ठीक ठाक रहा है, तो इसके कारण आगे चल के एक तो सीमेंट की डिमांड आपको स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलेगी। दूसरी चीज, जो सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो आवास योजना है, यहाँ पे आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमने वोट ऑन अकाउंट में देखा था करीबन 11,11,111 करोड़ एलोकेशन हुआ था। ये हो सकता है कि इस बार वापस रिपीट हो, मतलब इन द सेंस जब फुल बजट आएगा ये आपको रीइटरेट देखने को मिलेगा, तो उसका है। और तीसरी चीज जो आज हम लोग टेलीकॉम में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज से 5 साल बाद हो सकता है कि देश में खाली 6 या 7 बड़ी सीमेंट कंपनीज ही बचे, और जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स है, क्योंकि आज के दिन कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है, समझ लीजिए कि एक प्लांट अगर हैदराबाद में और सीमेंट मेरे को चेन्नई लेके आना है, तो वहां पे लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए अभी थोड़े दिन पहले पेन्ना सीमेंट का एक्विजिशन भी किया था अडानी ग्रुप ने। तो मुझे लगता है कि सीमेंट अच्छा लग रहा है ओवरऑल। और अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स पे भी अगर वैल्यूएशन वाइज देखो तो एसीसी और गुजरात अंबुजा अभी भी अच्छा लग रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से एसीसी और गुजरात अंबुजा, यहाँ पे आप रखिए नज़र, और क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऐसे चाल को जो है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बताया विवेक ने। तो कुछ काउंटर्स पे नज़र रखिए। कई सारे एक्सपर्ट्स ने सुबह खरा सौदा में भी सीमेंट काउंटर्स पे अपनी राय दी थी और उनमें भी ज़बरदस्त एक्शन रहा।